नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं तौफीक खान आपका अपनी इस क्लास में बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आपको पता है कि हम लोग क्लास 11th में लेसन 3 पढ़ रहे हैं, जिस लेसन का नाम था तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्म एवं उसकी आवर्तिता। इस लेसन को हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं बच्चों। इस लेसन में कल ही मैंने आपको एक क्वेश्चन पुट किया था आपके सामने कि भाई तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों। इसको कल मैंने आपको समझाया था। फिर ये वर्गीकरण जो हो रहा था तो कौन कौन से वैज्ञानिकों ने रोल किया था। पहला मैंने आपको बताया था प्राउड, फिर डोबेराइनर बताया था, उसके बाद फिर मैंने आपको न्यूलैंड का अष्टक नियम बताया था, इसके बाद फिर मैंने बच्चों आप लोगों को लोथर-मेयर वक्र बताया था। इसके बाद जो अगला पॉइंट था पांचवा, वो था मेंडलीव की आवर्त सारणी, और पांचवा पॉइंट था मोजले की आवर्त सारणी, जिसे आधुनिक आवर्त सारणी भी कहते हैं। तो चूंकि वो वीडियो लंबा हो रहा था, मैंने बोला था आपको नेक्स्ट डे पर पढ़ाऊंगा, तो आज देखिए वही में हमारा जो अगला पॉइंट है वो है मेंडलीव के आवर्त का नियम। क्या है इनके आवर्त का नियम? तो बच्चों, इनके आवर्त के नियम पर देखेंगे, मैं आपको लिखता हूँ इन्होंने क्या बात कही थी कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होता है। तो पहले इस नियम को पढ़ने से पहले बच्चों, ये जो हम लोग आवर्त सारणी पढ़ रहे हैं ये मेंडलीव की आवर्त सारणी है बच्चों। जब क्या हुआ था, धीरे धीरे तत्व डिस्कवर होना शुरू हो गए थे। होने के बाद मेंडलीव ने क्या किया था, मेंडलीव ने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के अनुसार व्यवस्थित किया, और ये व्यवस्था उन्होंने अपनी इस आवर्त सारणी के लिए 1869 ईस्वी में, सन 1869 ईस्वी में मेंडलीव ने तत्वों को बढ़ते हुए द्रव्यमान के अनुसार व्यवस्थित करना शुरू किया। इन्होंने एक बाकायदे तालिका बनाई, उस तालिका में तत्वों को भरना शुरू किया। इन्होंने उस तालिका में कुछ कुछ जगह पर डिब्बे खाली भी छोड़े। वो डिब्बे इसलिए खाली छोड़े गए थे कि भविष्य में जब कभी कोई उस गुण का तत्व मिलेगा तो वो तत्व उसी खाने में रख दिया जाएगा। तो बहरखैर जितने तत्व मिले थे उन्हीं तत्वों के लिए मेंडलीव ने एक आवर्त सारणी बनाई थी। ठीक है, तो अभी वो आवर्त सारणी मैं आपको पढ़ाऊंगा, परंतु उससे पहले आप कुछ बातें देख लीजिए। तो आप क्या लिखेंगे, सन 1869 में मेंडलीव ने तत्वों को बढ़ते हुए द्रव्यमान के अनुसार व्यवस्थित किया। इनके अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के, यानी कि उनके भार, परमाणु के भार, ठीक है, परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होता है। आवर्ती फलन होता है बच्चों। अब बात आती है, थोड़ा सा परिभाषा आपको जटिल लग रही होगी, कठिन लग रही होगी, मैं इसे आपको बेहतरीन ढंग से समझाता हूँ। ठीक है बच्चों, देखिए जैसे मान लीजिए आप वैज्ञानिक हैं, हम वैज्ञानिक, हम लोग खोज करते हैं। चलिए, एक ये खोज हो गया, ये खोज हो गई, ये खोज हो गई, ये इस प्रकार बच्चों खोज होती चली जा रही है। चलिए देखते हैं। अब हमने देखा, अब हम इसका स्टडी कर रहे हैं, इसके गुणों की, सबके गुणों की स्टडी किया हमने बच्चों। तो हमने देखा कि इस ए का जो गुण है वो डी के गुण से मैच खा रहा है। तो हमने क्या देखा, इस ए का जो गुण है कुछ अंतराल के बाद उसके गुण वापस मिल रहे हैं। इसके बाद इसी तरह बी को देख लीजिए, मान लीजिए बी है तो कुछ अंतराल के बाद फिर से इस ई में बी जैसे लक्षण देखने को मिल रहे हैं, इस ई में बी जैसे लक्षण देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब इस ए का लक्षण इससे मिल रहा है तो इस डी को इस ग्रुप में रख देंगे। ये बी का लक्षण ई से मिल रहा है तो ई को हम इस ग्रुप में रख देंगे, बी वाले में।
तो देखिए हम लोग क्या बना रहे हैं बच्चों, एक समूह सा बनाते जा रहे हैं और उन समूह में उन तत्वों को भर रहे हैं जिनके गुण समान हैं, एक जैसे हैं। तो बहरखैर अभी आप देखें, मैं आपको बता रहा हूँ आवर्ती फलन क्या है कि तत्वों को जब आप उनके बढ़ते हुए द्रव्यमान के अनुसार ढालते हैं या लिखते हैं तो आप देखते हैं कि किसी तत्व का जो गुण होता है वो कुछ अंतराल के बाद उसके गुणों की फिर से पुनरावृत्ति होने लगती है। समझ रहे हैं बात? इसका मतलब यदि आप तत्वों को व्यवस्थित करते हैं तो जो भी तत्व होते हैं उनका जो भी गुण होता है वो गुण कुछ अंतराल के बाद वापस वो गुणों की पुनरावृत्ति होने लगती है, अर्थात वो गुण वापस उस तरह मिलने लगते हैं। तो फिर हम करते क्या है, समान गुण वाले तत्वों को एक बॉक्स में एक खाने में व्यवस्थित करते जाते हैं। यही है बच्चों आवर्ती फलन। ठीक है, तो आवर्ती फलन की परिभाषा आप जान चुके हैं। इसके बाद बच्चों मेंडलीफ ने बाकायदे एक आवर्त सारणी बनाई थी। उस आवर्त सारणी को मैं बोर्ड पर बनाता हूं और उसे आपको समझाता हूं, तब तक आप इसे नोट कर सकते हैं और मैं आवर्त सारणी बना रहा हूं और आवर्त सारणी आप समझिए। तो देखिए बच्चों, ये बन गई आपकी मेंडलीफ की आवर्त सारणी। सब जब जान जाइए, जब मेंडलीफ को जब तत्वों की खोज हो गई थी, उनके पास जितने भी तत्व थे उन्हीं को इन्होंने एक तालिका बनाकर उसमें रखा था। ठीक है ना? तो उस समय जब इन्होंने आवर्त सारणी बनाई थी उस दौरान इन्होंने ग्रुप्स लिए थे। ग्रुप की संख्या कितनी थी? 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रुप थे। और खैर जब इन्होंने ये ग्रुप बनाया था उस समय जीरो वर्ग की खोज नहीं हुई थी। ठीक है, जीरो वर्ग ऐड कर दिया गया है क्योंकि बाद में वर्ग 18 के तत्व यानी जीरो समूह के तत्व यानी अक्रिय तत्व खोज लिए गए थे, तो ये ऐड है। तो आज की डेट पर यदि हम मेंडलीफ के उस आवर्त सारणी, पुरानी आवर्त सारणी पर देखेंगे तो टोटल हमको 1 से लेकर 8 वर्ग मिलते थे यानी समूह मिलते थे तथा एक शून्य वर्ग मिलता था। ठीक है, तो टोटल मिलाकर संख्या देखेंगे 9 हो गई। तथा साथ ही साथ इन्होंने हर वर्ग को, हर समूह को, हर ग्रुप को 2 सब ग्रुप में बदल दिया था, यानी 2 उपवर्ग में बदल दिया था या 2 उप समूह में बांट दिया था। जैसा पहले को ए और बी में, सेकंड को ए और बी में, थर्ड को ए और बी में, इसी प्रकार बांटते गए। लेकिन 8वें को इन्होंने बी में, वर्ग बी में यानी सब ग्रुप बी में रखा, ए नहीं माना। ठीक है, चलिए देख रहे हैं बच्चों, कुछ जगह आपको खाने खाली दिखाई दे रहे थे। जैसे यहाँ पर देखिए डबल है ना, तो यहाँ पर सिंगल ही है, यहाँ पर सिंगल है, कहीं कहीं सिंगल थे, कहीं कहीं डबल थे। तो इन्होंने जो कुछ खाली स्थान यहाँ पर ये छोड़ रखे थे। खाली स्थान इसलिए छोड़ रखे थे कि भविष्य में जब कभी भी कोई एटम मिलेगा, ठीक है, उस गुण के लक्षण प्रदर्शित करने वाला जो खाना छोड़े गए थे वो उन्हीं के लिए छोड़ा गया था कि जब उस खाने से रिलेटेड कोई तत्व मिलेगा जिसका गुण उससे मैच करेगा उसको वहीं पर रख दिया जाएगा। ठीक है ना? तो देखिए क्या हुआ बच्चों, टोटल मैंने बताया ग्रुप्स, मतलब अब हम लोग मेंडलीफ की उस आवर्त सारणी के नियम पढ़ रहे हैं। ठीक है, नियम क्या था? तत्वों के भौतिक तथा जो रासायनिक गुण होते हैं वो गुण तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं, ये बात होती थी। ठीक है, अब इनके नियम में पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट ये था कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में 1 से लेके 8 वर्ग थे या ग्रुप थे तथा एक जीरो समूह था। दूसरा पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में सभी ग्रुप्स को सब ग्रुप में बांटा गया था, ए और बी, जिसे 1A 1B, सेकंड ए सेकंड बी, थर्ड ए थर्ड बी, फोर्थ ए फोर्थ बी, 5A 5B, इस प्रकार व्यवस्थित किया गया था। ठीक है ना? तीसरा पॉइंट आप क्या लिखेंगे? इनमें ग्रुप्स की जो संख्या, इनमें जो पीरियड की जो संख्या थी, टोटल जो पीरियड्स होते थे इनके वो 7 पीरियड हैं यहाँ पर। ठीक है, यानी आवर्तों की संख्या कितनी थी? 7, जो ऊपर से नीचे आने पर मिलती थी। बच्चों याद रखिए, जब मेंडलीफ ने इस आवर्त सारणी को बनाया था तब जीरो वर्ग की खोज नहीं हुई थी तथा इस 7वें आवर्त की या 7वें पीरियड की खोज नहीं हुई थी, ये ऐड कर दिया गया था बाद में। ठीक है ना? चलिए, तो अब देखिए इनके अनुसार कहा गया था कि पहले पीरियड में 2 परमाणु हो सकते हैं, इस पर 8 हो सकते हैं, इस पर 8 हो सकते हैं, इस पर 18, इस पर 18, इस पे 32, इस पे 32, इस प्रकार इन्होंने व्यवस्था की थी।
कि सभी इन खानों पर इतने इतने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। इन्होंने बकायदा पहले से व्यवस्था कर दी थी, ठीक है ना। तो जैसे बोल रहे थे 8 जा सकते हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 जा सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार इन्होंने पूरी चीजें बना दी थी, ठीक है। चलिए अब बच्चों देखते हैं हम लोग कि इसे देखने का क्या तरीका था। अब हाँ, एक पॉइंट और इसमें मैंने आपको बोला था कि इसमें आप ऐड कर लेंगे कि इनमें आवर्तों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। इतना आप इसमें पॉइंट ऐड कर लेंगे। फिर बच्चों ये आवर्त सारणी आप अपनी कॉपी में बना लेंगे। बनाने के बाद इसे देखने का तरीका क्या है, देखिए बच्चों, पहला 1A, फर्स्ट ए, रोमन अंक जितने भी हैं, ये रोमन अंक में जितने भी नंबर शो कर रहे हैं बच्चों, ये उसकी संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को प्रदर्शित कर रहे हैं। संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित कर रहे हैं। जैसे 1, इस खाने में जितने भी हैं सबके बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन आएगा। जैसे सोडियम, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु क्रमांक 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1, बाहरी कक्ष में 1, यानी रोमन अंक के अंदर सारा 1। इसी प्रकार 2 देख लीजिए, 2, अब इस खाने में जितने भी एटम होंगे सबके बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। जैसे कैल्शियम 20 होता है, 2 8 8 2, बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार चलिए थर्ड में ये जितने भी ये लाइन में जितने भी एटम है, इनमें किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो बाहरी कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन। जैसे बोरान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2 5 होता है इसका, 2 3, बाहरी कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन। फोर्थ में जितने भी एटम होंगे सबके बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे कार्बन 2 4, ठीक है। 5 का मतलब जितने भी एटम होंगे सबके बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15, 2 8 5, बाहरी कक्ष में 5। इसी प्रकार 6, कोई भी एटम लीजिए, ठीक है, इन एटम में कोई भी एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो बाहरी कक्ष में आपको 6 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। जैसे सल्फर 16, 2 8 6 हो गया। इसी प्रकार 7, इनमें कोई भी तत्व आप उठाएंगे उनके बाहरी कक्ष में आपको कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे बच्चों, उनमें बाहरी कक्ष पर आपको कितने मिलेंगे, 7 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। 7 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, समझ रहे हैं ना। इसका मतलब 17 होता है, 2 8 7। इसी प्रकार जैसे ये देख रहे हैं जीरो वर्ग का मतलब होता है इसकी बैलेंसी जो होती है 0 होती है, बंध बनाने की शक्ति होती नहीं है। तो होता क्या है, इन तत्व का किसी का भी आप परमाणु क्रमांक, किसी भी परमाणु का क्रमांक ले लीजिए और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए। जब आप उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो बाहरी कक्ष पर आपको 8 या 18 इस प्रकार के आपको इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्ष जो होगा वो पूरी तरीके से भरा होगा। और जब किसी भी परमाणु का बाहरी कक्ष पूरी तरीके से भरा होता है तो उसकी वैलेंसी शून्य होती है, वो बंध नहीं बनाता, इसीलिए इसको जीरो ग्रुप कहते हैं, यानी अक्रिय तत्व कहते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो चलिए इसको देखते कैसे हैं। तो बच्चों ये फर्स्ट ए है, फर्स्ट ए में इस लाइन के सारे एटम आएंगे, ये फर्स्ट ए में ये लाइन के सारे एटम आएंगे। तो देखिए ये आवर्त सारणी जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं, इसी आवर्त सारणी में जो मोजले थे, इसी आवर्त सारणी को संशोधित कर दिए थे और एक आधुनिक आवर्त सारणी बना दिए थे जिसको आज हम लोग पढ़ा करते हैं। वो सबसे बेहतरीन आवर्त सारणी है। तो उस पर संशोधन मोजले ने किया था, लेकिन वो मोजले की आवर्त सारणी नहीं है, वो मेंडलीव की ही आधुनिक आवर्त सारणी है, क्योंकि आवर्त सारणी बनाने का जो श्रेय है वो मेंडलीव को ही प्राप्त है, बाकी और किसी वैज्ञानिक को नहीं। बाकी आप संशोधन किया है, सब कुछ किया है, लेकिन मेहनत जो थी वो इसी के आधार पर थी। देख सकते हैं आप, बिल्कुल ये साक्ष्य सही है, इसी का प्रयोग उन्होंने किया था मोजले ने, ठीक है। बस मोजले ने क्या किया था कि तत्वों का भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके क्रमांक के आवर्ती फलन होता है, बस भार की जगह पर क्रमांक जोड़ा था। चलिए फिलहाल अभी देखें, फर्स्ट ए में ये एटम आते हैं। तो आज की आधुनिक आवर्त सारणी में, आज की आधुनिक सारणी में देखिए क्या है, ये है आपकी आधुनिक आवर्त सारणी। इस पर आप देखिए फर्स्ट ए, ये रोमन अंकों में देखिए फर्स्ट ए दिख रहा है आपको, ये फर्स्ट ए देखिए कौन कौन से एटम आ रहा है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। तो देखिए फर्स्ट ए में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आ रहा है। इसी प्रकार फर्स्ट बी में देखिए कौन से एटम आएंगे, ये चौथे आवर्त से कॉपर, एजी, एयू। तो देखिए चौथा आवर्त यहाँ पर कौन सा है बच्चों, फर्स्ट बी। तो देखिए फर्स्ट बी आपको देखिए ये है, ये फर्स्ट बी, कॉपर, एजी, एयू, देख रहे हैं ना। तो ये वही आवर्त सारणी है, ये आधुनिक आवर्त सारणी जो आप देख रहे हैं, ये आवर्त सारणी जो थी इसको मोजले ने संशोधन किया था, लेकिन ये है किसकी आवर्त सारणी, मेंडलीव की आवर्त सारणी थी, उन्हीं के नियम से बनी थी। इसके बाद देखिए सेकेंड ए में कौन कौन से एटम है, ये। तो देखिए सेकेंड ए में ये है, सेकेंड ए ये लिखा हुआ है। सेकेंड ए में ये देखिए बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम।
ठीक है। इसी प्रकार सेकंड बी में जिंक कैडमियम Hg, तो सेकंड बी ये देखिए जिंक कैडमियम Hg पारा है ना यहां तक। इसके बाद थर्ड ए में कौन से स्टार्ट है, यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, यहां से स्टार्ट है, चौथे आवर्त से Sc से स्टार्ट है, Sc, फिर वाई ट्रियम, फिर लैंथेनम एक्टिनियम। तो थर्ड ए देखिए बच्चों कहाँ है, ये थर्ड ए में आप देख लिए हैं, आपको कहाँ से मिला था, थर्ड ए में Sc था, ये वाई था है ना, ये फिर La था, लैंथेनम था, एक्टिनियम था, तो ये देखिए ये लिखा है Sc वाई La Ac। फिर थर्ड बी बोरान के लिए है, एल्यूमिनियम के लिए है, सबके लिए लाइनें अलग अलग लिखी हुई हैं, ए की तरफ ए वाला है, बी की तरफ बी वाला है। तो थर्ड बी बोरान एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम, तो देखिए थर्ड बी बोरान वाला है, तो देखिए थर्ड बी कहाँ दिख रहा है बच्चों, ये लिखा है थर्ड बी बोरान एल्यूमिनियम गैलियम, बिल्कुल क्लियर है। इसी प्रकार चलिए फोर्थ ए में Ti से स्टार्ट है, फोर्थ ए, तो देखिए कहाँ है फोर्थ ए, इस पे आज की आधुनिक आवर्त सारणी में फोर्थ ए, ये है फोर्थ ए, देख रहे हैं फोर्थ है, Ti से स्टार्ट है, Ti ZrHf है ना, ZrHf ये लिखा हुआ। इसी प्रकार बच्चों ये आवर्त सारणी देखी जाती है और ये आवर्त सारणी आज की आधुनिक आवर्त सारणी से रिलेट करती है। ये जो आपके जो सब ग्रुप देखने को मिल रहे हैं आज की भी आधुनिक आवर्त सारणी में देखने को मिलेगा, लेकिन जो आज हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है उसको IUPAC ने ड्रा किया था, इसीलिए वहां पर इसको आप महत्व नहीं देते, ठीक है। खैर ये आपकी पुरानी आवर्त सारणी थी जिसको मेंडलीफ ने बनाया था, जो सही थी, ठीक है। इसके बाद बच्चों फिर कौन आए, इसके बाद मोजले आए। क्या हुआ था इनमें, मोजले ने क्या देखा कि इनमें क्या अव्यवस्था थी, सब कुछ व्यवस्था सही थी, अव्यवस्था क्या थी कि जरूरत के अनुसार मेंडलीफ ने कहीं पर परमाणु को व्यवस्थित करते समय कभी भारी तत्व तो पहले रख दिया था, तो उसके बाद हल्के रखे, फिर कभी भारी रखे, मतलब थोड़ा सा कहीं ऑर्डर गड़बड़ हो गया था, जिसके लिए इन्होंने क्या किया, मोजले ने पूरी तरीके से एक सिस्टम बदल दिया। क्या सिस्टम बदला इन्होंने ये किया कि जो परमाणु को इन्होंने अरेंज किया था बढ़ते, कभी छोटे कभी बढ़ते, इस प्रकार क्रम में जो व्यवस्था इन्होंने की थी उसको सुधार करते हुए उन्होंने थ्योरी ही चेंज की। इन्होंने कहा कि जो तत्व होंगे, तत्वों का जो परमाणु क्रमांक होगा है ना, जो भी क्रमांक होगा उसी क्रमांक के बढ़ते हुए आधार पर हम तत्वों को किसी खानों में या किसी डिब्बों में भरेंगे, मोजले ने कहा था। इनकी परिभाषा क्या थी, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण जो होते हैं, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण जो होते हैं वो गुण तत्व के परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। सेम वही परिभाषा है, ठीक है। आज ये मैंने परिभाषा बता दी है। इसके बाद अब हम कैसे आधुनिक आवर्त सारणी बनाएंगे, कल हम आपको आधुनिक आवर्त सारणी कैसे बनाई जाती है, कैसे आवर्त सारणी में लिखा जाएगा, कितने वर्ग होते हैं, कितने पीरियड्स होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, कल की डेट पर आवर्त सारणी बनाना और सारी चीजें कल की ही क्लास में समाप्त हो जाएगी। इसी के साथ यहाँ पर मैं अपनी इस क्लास को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।